इस बात को सभी लोग जानते हैं कि ये तीनों अध्यादेश किस प्रकार से किसान का भविष्य बर्बाद करने वाले हैं, ये सबकी समझ में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो सिर्फ अपने को जस्टिफाई करने के लिए और जनता को, लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ इस प्रकार के स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं इस अंधी बहरी सरकार के उन नेताओं को भी और हिंदुस्तान के सबसे फेलियर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और उसकी टीम को ये बताना और पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रदेश के और देश के जो बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं, मैं कोई बात करूंगा तो आप भी सोचेंगे, लोग ही सोचेंगे अपनी राजनीति के लिए सारी बातें कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों की बात करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत ही विद्वान और कृषि क्षेत्र के बहुत, जिनका विजन पूरा देश जानता है और बड़ी बड़ी नेशनल डिबेट्स में वो लोग जाके इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे हमारे यहीं से देवेंद्र शर्मा जी हैं, डॉक्टर लाठर जी हैं, उनके अनेकों इन अध्यादेशों में विस्तार से वो पूरे अनेकों डिबेट्स में इसका एक एक पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं कि ये अध्यादेश सिवाय कॉरपोरेट जगत के लिए, जो बड़े बड़े घराने हैं उनके लिए तैयार किए गए हैं। किसान का इसमें कतई कोई भला नहीं होने वाला है। और मैं तो एक सिंपली बात कहना और पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये लोग कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। मैं इस बात को मानता हूं, एमएसपी खत्म नहीं होगा और किसान के लिए एक ओपन बाजार का एक विकल्प लेके आ रहे हैं। भाई किसान अपनी फसल को कहीं भी ले जाकर अपने मनमर्जी दामों पे बेच सकता है। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब एक फसल का एमएसपी सरकार ने निर्धारित कर दिया कि भाई ये फसल 2000 रुपये क्विंटल बिकेगी, तो कौन ऐसा व्यापारी मिलेगा जो जाके कहेगा नहीं जी आप ये फसल मेरे पास लेके आओ, मैं तो इसको 3000 में कर दूंगा। कितना बड़ा बेवकूफ इस प्रदेश के किसान को और मजदूर आड़ती को ये बनाने जा रहे हैं। इस बात को तो अंधा से अंधा आदमी भी समझेगा कि मार्केट में किसी चीज पे एमआरपी लिख दिया, भाई ये 10 रुपए की चीज है, उस 10 रुपए की चीज को कौन आदमी ये कहेगा नहीं जी मैं तो 30 में लूंगा, कोई कहेगा क्या? ये मोटी सी बात है। रही बात, अब मैं एमएसपी पे आता हूं। ये बात कर रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा। मैं मानता हूं एमएसपी लागू रहेगा, आज भी पूरे देश में है, लेकिन उस एमएसपी पे फसल सिर्फ हरियाणा और पंजाब में होती है, बाकी तो कहीं होती ही नहीं। इसलिए तो यूपी का जो किसान है वो हरियाणा में फसल बेचने के लिए आता है, इसलिए राजस्थान का किसान अपनी फसल हरियाणा में बेचने का आता है, इसलिए जो हमारा यहाँ का किसान जो छत्तीसगढ़ में खेती कर रहा है वहां से अपनी कपास और फसलों लेकर यहाँ हरियाणा में बेचने आता है। इतना किराया लगाने के बाद भी उसको हरियाणा के अंदर यहाँ भाव ज्यादा मिलता है, तो एमएसपी का फायदा क्या हुआ? आज मैं परसों जींद मंडी में गया था, कैथल मंडी में, जुलाना मंडी में, मेरे को वहां जींद मंडी में मेरी बात हुई। अब बाजरे की फसल चालू हो गई है, बाजरे का रेट 2150 रुपये है, लेकिन मंडी में तो 1200 रुपये बिक रहा है। तो उस एमएसपी का किसान को फायदा क्या हुआ? हम लोग और किसान जो संगठन या किसानों की यही मांग तो है कि ठीक है आपने सारी चीज दी है, आप उसके अंदर ये ऐड कर दीजिए कि एमएसपी का कानून ला दीजिए कि एमएसपी के रेट से कम जो किसान की फसल कोई खरीदेगा तो उसको उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। यही तो बोल रहे हैं आप। आपके अध्यादेशों का स्वागत है, इसमें ये 3-4 अमेंडमेंट ही तो हैं। अगर सरकार वाकई में ही किसान का भला करना चाहती है, किसान का विकास करना चाहती है और उसकी नीयत में कोई फर्क नहीं है, तो इस बात से क्यों भाग रहे हैं? क्यों इतनी जल्दबाजी के अंदर लोकसभा में भी
बिल पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया, कोई वोटिंग नहीं हुई, तालियां बजाकर हो गई। ये क्या खेल है? ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है। ये अध्यादेश किसान के लिए नहीं, कॉरपोरेट के लिए लाए गए हैं, उस बड़े बड़े घरानों के लिए लाए गए हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस कृषि क्षेत्र की वजह से देश की अर्थव्यवस्था रुकी हुई है। बाकी तो जीडीपी इतनी डाउन आ गई है। अकेला एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसकी जीडीपी ऊपर है 3.4%। ऐसे मंदी आज कोरोना की महामारी में हर तरह से बिजनेस, छोटा बिजनेस हाउस है, छोटा दुकानदार है, किसान है, ना रोजगार है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं बेरोजगारों के। कहाँ है? आज किसान सड़कों पे है, युवा बेरोजगार सड़कों पे है। आज कानून की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हरियाणा प्रदेश अपराधीकरण में नंबर 1 बन गया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है, नौकरी छीनने में नंबर 1 बन गया है, करप्शन में नंबर 1 बन गया है। हर रोज नए नए घोटाले देखने को मिलते हैं। आज मुझे लेटेस्ट एक बात का अपडेट पता लगा कि सरकार ने एक चीज की घोषणा की है कि भाई कोविड उस फंड में 345 करोड़ रुपए आए थे और उसको हमने कैसे कैसे वो खर्च कर दिया। मैं तो देख के हैरान होगा, 345 करोड़ में हरियाणा प्रदेश में 3 ऐसे बड़े बड़े जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 3 बहुत बड़े हॉस्पिटल खुल जाते तो इस जनता का भला होता और उसका वो होता। लेकिन इन्होंने 350 करोड़ रुपए को पी गए। उसको 117 करोड़ की दवाइयां दिखा दी, कुछ उसमें और कुछ दिखा दी। 63 करोड़ रुपए तो मजदूरों को शिफ्ट करने के दिखा रखे हैं, जो इन्होंने एक पैसा उनके ऊपर, उनको पता लाठियां मारी हैं, बेचारे रातों रात पैदल चल के गए हैं सबके सामने। यमुनानगर में क्या क्या हाल हुआ उनके साथ में। कितना बड़ा ये इसके नाम पे जो शोषण और ये लूट मचा रखी, इस सरकार का बिल्कुल विजन सबको पता चल चुका है। ये सिर्फ घोटाले इस प्रदेश को लूटने के लिए लगे हुए हैं। इनको इस प्रदेश के किसान से, युवा बेरोजगार की कोई चिंता नहीं है, छोटे व्यापारी कर्मचारी की कोई चिंता नहीं है। इनको बस एक ही चीज है, किस प्रकार से इसको सिस्टम को कोलैप्स करके लूट लें सारे। आज देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये इस देश का। इस प्रदेश की सरकार में जो गठबंधन के साथी हैं, जिसकी वजह से सरकार बन रही है, उसके नेता इसकी निंदा करते हैं, इसकी जांच करवाने की बात करते हैं। इस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो इस लाठीचार्ज की निंदा करते हैं, इसको गलत करार देते हैं। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो इसको ये बताते हैं कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। उसके विपरीत किसानों के ऊपर, 300 से ज़्यादा किसानों के ऊपर 307 जैसे संगीन धाराएं लगाकर उन पर केस दर्ज कर रही है सरकार। ये सब चीज़ें आज जनता पूरी तरह जान चुकी है कि इस सरकार की जो मंशा नीति है वो किसान को मारने की है, मजदूर को, युवा को गुलाम बनाने की है, पूरे सिस्टम को कैप्चर करके इसका निजीकरण करके कॉरपोरेट हाउसेस के हवाले करने की है। तो अब जिस प्रकार से माहौल प्रदेश में लोग अच्छी तरह जान चुके हैं और इस सरकार के आने वाला समय बहुत भयंकर बीतने वाला है। इस भाजपा के इनके अपने विधायक इतने परेशान और दुखी हैं इनकी इस कार्यशैली से कि वो लोगों से अपने हलके में छुपते फिर रहे हैं, वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, आपको आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि वही भाजपा के ही विधायक और उसके गठबंधन के ही विधायक इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं कि ये सरकार, तानाशाही सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। किस तरह का ब्लास्ट सर? इसकी तो काफी दिनों से, कुछ 2-3 दिनों से चल रहा है। ये तो ब्लास्ट का मतलब आप मीडिया के साथी हो, समझ सकते हो। कोई इशारा कुछ तो मैंने बता दिया, वो इतने परेशान और दुखी हैं। और जब किसी चीज को ज्यादा दबा दिया जाता तो वो उसका रिवर्स भी वो होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश पे थोपा हुआ है, उसकी ना विजन है ना सोच है। उसने पूरे सिस्टम को जो है ना एक राजा की तरह एक
तानाशाही की तरह जो है ना सिस्टम को देख रखा है, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं प्रदेश की जनता किस भाव में है, कैसे परेशान है, उसको क्या निवारण करना है। सिर्फ जुमले और झूठ बोलने के अलावा इनको कुछ नहीं आता, किसी प्रदेश की चिंता नहीं है। सर कुछ निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे देने की भी चर्चाएं गर्म है कि शायद देखिए मैंने बताया आने वाले समय में निर्दलीय विधायक क्यों देंगे इस्तीफे, सुनने में आया सर। क्यों देंगे निर्दलीय विधायक जनता ने बनाए हैं और उनके जनता के नुमाइंदे हैं। वो किसी के गुलाम नहीं है, तो फिर कौन है वो किसी के गुलाम नहीं है, किसी के पटा नहीं बंधा हुआ है। कौन हो वो जनता ने अपनी मर्जी से अपने चाहते विधायकों को चुना है, वो जनता के साथ खड़े होंगे। एक आधा कोई लोभ लालची उसको भी सबक सिखा देगी जनता। और आने वाले समय में ये सरकार के खुद के नुमाइंदों की बात कर रहा हूं मैं, वही ब्लास्ट करेंगे और वही कुछ एक नया इस सरकार को तोड़ने का काम। ऐसे विधायकों की आप बात कर रहे हो, कुछ ऐसे विधायकों ने आपके सामने भी दर्द रखा है कि इस तरह से बहुत परेशान। मेरे साथ बात होती है रूटीन में बात, तभी तो मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। ये आने वाला समय आपको इसे मुख्यमंत्री कारण है इसका कि मतलब मुख्यमंत्री सीएम भी तानाशाही या और भी कुछ कारण? देखिए हर चीज में घर का एक परिवार की बात करें तो उसका मुखिया उस चीज के लिए जिम्मेवार होता है। उस मुखिया का दायित्व तो बनता है अपने परिवार को संगठित और एकजुट होकर और उसकी उन्नति कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें ये तो हर किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मुखिया होता है। एक क्वेश्चन सर, सरकार का तर्क है 3 कृषि अध्यादेशों को लेके कि अभी उनके 1 साल ही पूरा हुआ है और 4 साल बाकी हैं, 8 सीजन आएंगे फसल खरीद के। तो एक बार उनकी बात पर विश्वास किया जाए, किसान को एक दाना खरीदा जाएगा। वैसे भी 70 साल में किसान परेशान मैं आपको मैं बताने लग रहा है ना, अभी की बताई ना मैंने एमएसपी की आपको, मैं तो इसी फसल की बात कर रहा हूँ। ये पहले 25 था, आप 1 हो गया, एक को भी कह रहे हैं हमने परमिशन मांगी है केंद्र सरकार से। वो केंद्र सरकार क्या पता कब देगी परमिशन। तो ये इस फसल को तो एक बार इस सिस्टम को, इस आंदोलन को दबा के किसान अग्रेसिव ना हो। सिर्फ एक बार मुझे लगता है इस फसल को तो ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं अगर इनको तो वो लाइन ऐड करने में ये कहते हैं कि हम किसान को बचाना चाहते हैं, तो किसान कोई ऐसी चीज थोड़ा मांग रहा है, उसमें ये लाइन ऐड क्यों नहीं कर रहे? उसकी एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं उसके अंदर ऐड करते? छोटी चीज तो है। अगर वाकई में सरकार की नीयत और मंशा ठीक है तो फिर इसमें इतने बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है? एक छोटा सा तो अमेंडमेंट है, ये 3 लाइनें इसके अंदर ऐड कर लीजिए, बात खत्म। 3 अध्यक्ष देशों को लेकर आप कांग्रेस के रुख से सहमत हैं? पूरे सब बी टीम है कांग्रेस की। कांग्रेस कहाँ थी सदन में जब वो मैंने बिल रखा? कहाँ थी सदन? कहाँ मैं प्रदेश का लेवल का अभी राजनीति कर रहा हूँ, केंद्र की मुझे नहीं पता। मैं अपने सदन की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में कहाँ थी कांग्रेस? पीपली जब किसानों पे लाठियां पड़ रही थी कहाँ थी कांग्रेस? अब जो अभी ये वो रखा हुआ था, किसानों ने आंदोलन रखा था 20 तारीख को, कहाँ थी कांग्रेस? वो अगले दिन अलग से कर रही है, अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। ये सब जनता को मालूम है इस बात का। थोड़ा सा तो इशारा तो दो सर। जेजेपी के भी विधायक हैं, बीजेपी के विधायक नाराज हैं। देखिए वो कहते हैं ना पेशेंस, उसका फल मीठा होता है, पेशेंस रखो। आधी सारी चीज करोगे तो फिर उसका वो एक खत्म हो जाएगा ना। मतलब खिचड़ी आंटी चढ़ चुकी है। समय इंतजार करो, सब समय बलवान होता है। समय के गर्भ में बहुत सारी चीजें हैं जो समय बताएगा।